सवाल यह है कि लेबर कोर्ट में मुकदमा कैसे करें। तो लेबर कोर्ट में मुकदमा कैसे करें, ये सवाल अधूरा है और इसका उत्तर सामान्यतः हो ही नहीं सकता जब तक कि ये नहीं समझा जाए कि लेबर कहते किसे हैं, लेबर है कौन। लेबर यानी काम करने वाला, जिसको कि लेबर कोड की भाषा में मजदूर कहते हैं, वर्कमैन कहते हैं। लेबर कोड की भाषा में कर्मचारी को वर्कमैन कहते हैं। तो वर्कमैन, वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट, ये सब अलग अलग शब्द है, इसको एक साथ नहीं देखा जा सकता है। पहले तो यही समझा जाएगा कि लेबर है कौन। अगर हमने देखा है कि बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि जिनको फैसला करना है न्यायाधीश भी इस अंतर को नहीं समझ पाते कि लेबर और कर्मचारी में अंतर क्या होता है। मैंने कई बार देखा है कि इस भ्रम में गलत निर्णय हो गए हैं। तो इसलिए पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि लेबर किसको कहते हैं और कर्मचारी किसको कहते हैं, वर्कमैन किसको कहते हैं, वर्कर किसको कहते हैं, एम्प्लाई किसको कहते हैं, एम्प्लॉयड पर्सन किसको कहते हैं। ये सब का अलग अलग परिभाषा। सर्वेंट किसको कहते हैं, सब की अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग कानून है और ये इन सब का अंतर जानना जरूरी। बिना इसका अंतर समझे लेबर कोर्ट में अगर मुकदमा कर दिया जाएगा तो वो मुकदमा फेल हो जाएगा। इसलिए मुकदमा लेबर कोर्ट में करने के पहले यह जानना जरूरी है कि लेबर है कौन। लेबर कोर्ट में वही मुकदमा करता है जो लेबर की परिभाषा में आता है। तो दो तरह के कानून इस समय चल रहे हैं, एक तो केंद्र सरकार के लेबर और एक राज्य सरकार की लेबर। केंद्र सरकार की लेबर कौन है, जो केंद्र सरकार के उद्योगों में काम करते हैं, और राज्य सरकार के लेबर कौन है, जो राज्य सरकार के उद्योगों में काम करते हैं। ये उद्योग राज्य सरकार के उद्योग और केंद्र सरकार के उद्योग, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। अगर प्राइवेट और सरकारी को अलग अलग माना जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये सरकारी और प्राइवेट दोनों पर बराबर एक ही तरह से लागू होता है। और औद्योगिक विवाद अधिनियम भी दो तरह का है। एक तो केंद्र सरकार का है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है, कि जैसे रेलवे है, बैंक है, चाहे बैंक प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, रेलवे चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट रेलवे भी है। उसी तरीके से डाक विभाग और ये पेट्रोलियम विभाग, जो रिफाइनरी हैं केंद्रीय सरकार के, एक्साइज विभाग है, आयकर विभाग है, ये सब केंद्र सरकार के उद्योग हैं। और राज्य सरकार के उद्योग जैसे राज्य सड़क परिवहन निगम, PWD, विद्युत विभाग, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका। तो इस तरह के जो विभाग हैं जो ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं, इसमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। अगर सरकार परिवहन चलाती है, राज्य सड़क परिवहन चलाती है, तो प्राइवेट बसें भी चलती हैं, दोनों पर बराबर कानून है। उसी तरीके से सिंचाई विभाग है, तो सिंचाई सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी सिंचाई परियोजना है। एक तो सरकारी तरह से सिंचाई होता है, एक प्राइवेट होता है। उसी तरीके से सरकार भी सड़क बनाती है, प्राइवेट वाले भी सड़क बनाते हैं। तो कोई भी हो, यानी कानून तो सरकार और प्राइवेट दोनों पर बराबर रहेगा। अब सवाल इतना इस पर ध्यान देना पड़ता है कि कौन जो है वह केंद्र सरकार के अधिकार वाला
ये विभाग है और कौन राज्य सरकार वाला विभाग है, इसको पहले तो यह जानना पड़ेगा। उसके बाद जो लेबर होगा, लेबर में भी दो तरह के लेबर तो होते हैं। लेबर को पहले हमने स्पष्ट नहीं किया। लेबर का मतलब जैसे टाइपिस्ट हैं, क्लर्क हैं, बेलदार हैं, माली हैं और चपरासी हैं और इसी तरीके से ऑपरेटर हैं, ये ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, कंडक्टर हैं। ये लोग जो है वह ये लेबर में आते हैं और ये राज्य सरकार में है तो राज्य सरकार के लेबर और केंद्र सरकार के हैं तो केंद्र सरकार के लेबर। हर विभाग में लगभग ड्राइवर होते हैं और क्लीनर होते हैं, पेंटर होते हैं, तो ये लोग लेबर में ही आते हैं। तनख्वाह से मतलब नहीं तनख्वाह कितना होगा, तनख्वाह तो एक घटना हम इसमें अब बात आ गई कि एक घटना बता दें तब फिर आगे समझ बचेगा तो आगे बताएंगे। मेरे सामने की घटना है लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट गोरखपुर में केस चल रहा था। उस केस में एक कर्मचारी जो लेबर था वो वन विभाग का लेबर था और वो एक बहुत अच्छे ईमानदार जज थे। उनके सामने खड़ा होकर के वो दुर्गा स्तुति करने लगा। तो दुर्गा स्तुति करने लगा और पूरा पाठ कर डाला हाथ जोड़ करके। तो जज साहब चुप हो गए, कुछ बीच में टोके नहीं, लेकिन जब उनका वो पूरा हो गया तो जज साहब ने पेशकार से पूछा, वकील से पूछा कि ये क्या किए हैं। वकील साहब ने कहा कि सर ये आपको भगवान के तौर पर, न्याय के अधिकारी हैं, आपको भगवान के तौर पर माने हैं और कहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। तो जज साहब ने कहा कि भाई न्याय तो करना मेरा कर्तव्य है, मैं न्याय ही करूँगा और उसके लिए हमको हमारी स्तुति करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ड्यूटी, हम न्याय करेंगे। उसके बाद वो जो कर्मचारी जिसने स्तुति किया था उससे पूछा गया और उसको पूछा, उससे उसका बयान होना था। बयान होने के समय पूछा गया उससे, वो एकदम सबसे छोटा कर्मचारी था, लेबर था, जो जंगल में वो पौधा लगाते हैं, सींचते हैं और सफाई करते हैं। वो पौधे की देखभाल करते हैं जो जंगल में लगाया जाता है। जो जंगल लगाया जाता है, वन विभाग में जंगल लगाया जाता है, फिर उसके लिए अलग अलग कर्मचारी होते हैं। लगाने के समय दूसरे होते हैं, जब पेड़ हो जाता है तो दूसरे हो जाते हैं। अलग अलग तरह के जो है वह कर्मचारी होते हैं। तो क्या हुआ कि उससे पूछा गया, भाई अपना नाम बताइए। नाम बताया तो पूछे कि सब बता गया कि मेरा नाम ये है, मैं फला जगह पर काम करता था। तो जो विपक्षी का जो यानी जो विभाग, सरकारी विभाग के तरफ का जो वकील था, वन विभाग का जो वकील थे, उन्होंने उससे पूछा है बताइए कि आप जो काम करते हैं अकेले करते हैं, आपके साथ और कोई करता है? कहे साहब मेरे साथ एक ग्रुप होता है, ग्रुप में मैं जो है वह हम काम करते हैं और हर ग्रुप में एक मेट होता है। तो कहे कि मेट होता है तो मेट जो है वो क्या करता है? तो उन्होंने वो मजदूर ने कहा कि मेट का काम ये होता है कि वो जो उसके साथ जितने ग्रुप के मजदूर होते हैं उनसे वो पौधा लगवाता है, उसमें सींचता है और वही बताता है कि किधर क्या क्या करना है। तो पूछे तो आप क्या करते हैं? आप इन लोगों से कह के काम करवाते हैं? तो कहा हाँ, हम इन लोगों से काम करवाते हैं। जज साहब ने अपने सर पर
उंगली रख दिया और एकदम निराश हो गए, क्योंकि वो एक बात से ही वो कर्मचारी मुकदमा हार गया। क्योंकि यहाँ चूँकि वह काम जो कराने वाली बात आ गई, तो इसमें जो सुपरवाइज़र होता है उसमें यानी वो सुपरवाइज़र हो गया, जो उसके साथ लेबर थे वो लेबर जो काम करते थे उनका सुपरवाइज़र हो गया। भले बराबर ही दोनों का तनख्वाह था, काम बराबर था, लेकिन वह एक ग्रुप का सुपरवाइज़र था, तो वो एक ग्रुप से काम कराता था, तो उसको सुपरवाइज़र मान लिया गया और वो केस हार गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर ये कानून इस तरह का है और पूछने वाले इस तरह के हैं कि उनको ये क्या जानते हैं कि कर्मचारी वो किस तरह से वो उसको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। एक ही वेतन में जो मजदूर होते हैं, एक कुली होते हैं और मेट होते हैं, 8, 10 या 15 कुली के बीच में एक मेट होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन अब उसने कह दिया कि जो है वह मेट यानी मैं काम कराता हूँ लोगों से, तो उसको सुपरवाइज़र मान लिया गया। जज साहब बहुत दुखी हुए। फिलहाल ये कानून का पेच है। अगर ये सब पेच आदमी नहीं समझता है और कहीं जैसे हम लोग बहुत कम बात करते हैं, जो बहुत कम बात करते हैं वो ज़िंदगी में बहुत धोखा भी खाते हैं। जो लोग अधिक बात करते हैं, अधिक सुनते हैं, अधिक सुनाते हैं, वो धोखा नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ ऊंच नीच पता चलता रहता है। तो जो ये बात हुई कि लेबर कौन है, तो लेबर को ये हमने एक उदाहरण दे दिया। जो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता और जो काम करता है, दूसरे के निर्णय पर काम करता है, वो लेबर है। और ऐसे लेबर का चाहे अपॉइंटमेंट हो या न हो, चाहे वह क्लर्क हो, टाइपिस्ट हो, माली हो, चपरासी हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इनका अपॉइंटमेंट हो। ये बिना अपॉइंटमेंट की भी इनकी भर्ती होती है। भर्ती और अपॉइंटमेंट भी दोनों में अंतर है। भर्ती शब्द को लोग पर्यायवाची मान लेते हैं नियुक्ति और भर्ती दोनों दो तरीका है, एक तरीका नहीं है। भर्ती होती है, भर्ती में तरीका दूसरा होता है और इसमें अपॉइंटमेंट के लिए दूसरा तरीका होता है। तो अब यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि जिन कर्मचारी जो लेबर बिना नियुक्ति के काम पर रख लिए जाते हैं, जैसे एकाएक ज़रूरत पड़ गई, कहीं फैक्ट्री को बनना है यानी कंस्ट्रक्शन होना है, फैक्ट्री का ब्रेकडाउन हो गया, उसका ओवरहालिंग करना है और उसका मरम्मत करना है, या कोई पुल है या कोई बन रहा है या गिर गया तो उसका रिपेयरिंग करना है, उसको बनाना है, और यह काम बरसों चलता रहता है। तो इसमें भी जितने लोगों को बाज़ार से ला कर के काम पर लगा दिया जाता है, वो सब कर्मचारी होते हैं, सब लेबर की श्रेणी में होते हैं, सब कर्मचारी होते हैं। और उनको यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी नियुक्ति नहीं हुई तो इनको जो है वह सुविधा नहीं मिलेगी, उनको वही सुविधा देनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग नियुक्ति करते हैं, जिन पदों का स्केल होता है, उनका स्केल के अनुसार बढ़ोतरी होती रहती है, और जो लोग ये नियुक्ति नहीं होती है, वो बाज़ार से लाए जाते हैं, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी सभी पदों के लिए, सभी उद्योगों के लिए सरकार नियत करती है। और कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई ऐसा पद नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। दर्जी है, दर्जी की दुकान है, और धोबी का लॉन्ड्री है, या कोई परचून की दुकान है, सिनेमा है, गोदाम है, वर्कशॉप है, ट्रांसपोर्ट है, किसी भी तरह का कोई उद्योग हो जहाँ कुछ लोग मिलके वो काम करते हैं, चलाते हैं और उसमें लोगों को काम देते हैं, वो उसमें नियुक्ति और का कोई मतलब ऐसे लोगों को जो भर्ती किए जाते हैं उनको नियोजित व्यक्ति कहा जाता है, और उनके लिए नियुक्ति का प्रयोग नहीं होता। नियुक्ति और नियोजन ये दो शब्द हैं अलग अलग, और इसमें जो है वो सर्विस लॉ लागू ही नहीं होता है लेबर कोड में। तो
तमाम जज लोग ऐसे होते हैं, तमाम ऐसे वकील होते हैं जो दोनों को एक साथ लागू कर देते हैं। लेबर के मामले में सर्विस लॉ बिल्कुल लागू नहीं होता। सर्विस लॉ अलग है और लेबर लॉ अलग है। सर्विस लॉ को लेबर लॉ में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो गैर कानूनी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसलिए अब लेबर कोर्ट में मुकदमा कैसे करेंगे? तो लेबर कोर्ट में मुकदमा करने के लिए वही, अगर किसी कर्मचारी का, पहले हमने बताया कि कर्मचारी जानना जरूरी है, तब अगर कोई कर्मचारी यानी लेबर की परिभाषा में आ गया, कोई भी कर्मचारी जो लेबर की परिभाषा में है, अगर उसका कोई भी धन ऐसा है जो उसको कानूनन मिलना है, चाहे किसी कानून से, चाहे किसी नियम से या किसी आदेश से, कानून, नियम, आदेश ये अलग अलग है, और इसमें किसी से भी अगर किसी कर्मचारी को कोई धन मिलना है, चाहे वह वेतन हो चाहे भत्ता हो, तो वो अगर उसको नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है, तो उसके कैलकुलेशन के लिए वो पहले कर्मचारी अपनी जानकारी के अनुसार जो आदेश होगा या नियम होगा या कानून होगा उसके अनुसार चार्ट बनाएगा, कितना होना चाहिए, कितना होता है, कितना दिया गया और कितना बकाया है, ये लगा करके एक चार्ट बनाएगा। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, अगर उत्तर प्रदेश का मामला है तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6H2, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश का आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। और अगर केंद्र सरकार का कोई अधिष्ठान है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33C2 के तहत तो ये दरखास्त दिया जाएगा लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में सिर्फ जो धन है, जो धन पाना है और जो धन नहीं दिया गया है उसके कैलकुलेशन के लिए और कैलकुलेशन के अनुसार आदेश करने के लिए जो है ये लेबर कोर्ट में डायरेक्ट मुकदमा होता है। लेबर कोर्ट में एक और है अस्थाई आदेशों के, वो अस्थाई आदेशों के विषय में व्याख्या करने का अधिकार हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन लेबर कोर्ट को भी अस्थाई आदेशों की व्याख्या करने का अधिकार लेबर कोर्ट को है। तो लेबर कोर्ट अस्थाई आदेशों की व्याख्या करने का भी दरखास्त दिया जा सकता है। तो लेबर कोर्ट का दो अधिकार हो गया, एक अस्थाई आदेशों की व्याख्या करना और दूसरा जो है वह देय धन के संगणना और भुगतान का आदेश करना, और तीसरा होता है जो केस लेबर कोर्ट को सरकार द्वारा भेजा जाता है। तो सरकार द्वारा जो केस भेजा जाता है उसको अभिनिर्णय विवाद कहते हैं। और जो लेबर कोर्ट में जो कर्मचारी स्वयं मुकदमा करता है धारा 6H2 के द्वारा या धारा 33C2 के द्वारा, तो वो जो है वो उसको मिसलेनियस केस कहते हैं, यानी प्रकीर्णवाद कहते हैं। तो और ये सब दोनों तरह के जो सरकार जो भेजती है वह मुकदमा वो होता है जैसे कर्मचारी को काम से छटनी कर दिया गया, निकाल दिया, बैठकी कर दिया गया, या उसको प्रमोशन नहीं दिया गया, उसका सीनियरिटी नहीं बनाया गया, या उसका कोई भत्ता तय नहीं किया गया, यानी जो काम तय किया जाना है और जिसका प्रभाव एक से अधिक कर्मचारियों पर पड़ता है वो औद्योगिक विवाद उसको वो यूनियन लगाती है। और जो एक कर्मचारी पर जिसका असर होता है वो कर्मचारी, अगर वो एक कर्मचारी स्वयं लगाता है, जैसे किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया तो वो उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 धारा 2A का दरखास्त देगा। तो यह जो है यह दरखास्त देने का तरीका है। और जो यूनियन देती है, यूनियन का प्रपत्र तो कोई नहीं है, यूनियन ऐसे दरखास्त दे देती है कि फला फला कर्मचारी को फला फला जो है वह समय से निकाल दिया गया और उसके लिए सेवा आयोजकों से जो है वह यानी एम्प्लॉयर से वो समझौता करने का प्रयास किया गया। पहले लेबर कोर्ट में मुकदमा करने के पहले DLC को यानी क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त को, हर जिले में क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त होते हैं, कहीं कहीं 2-3 जिला में एक क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त होते हैं, और केंद्र सरकार में जो है वह उनके अलग श्रमायुक्त होते हैं और उप श्रमायुक्त होते हैं।
तो जिस अधिकार क्षेत्र का होगा, अगर केंद्र सरकार का होगा तो केंद्रीय वो श्रमायुक्त को, और अगर राज्य सरकार का होगा तो राज्य सरकार के श्रमायुक्त या उप श्रमायुक्त को दरख्वास्त दिया जाएगा समझौता कराने का। पहले जिस कर्मचारी का मामला होगा वो खुद वो अपने मालिक से, अपने एम्प्लॉयर से समझौता करने के लिए प्रयास करेगा, दरख्वास्त देगा कि हमको काम पर बहाल कर दिया जाए या हमको ये सुविधा दे दिया जाए। जब मालिक उसकी सुनवाई नहीं करेगा तब वो उप श्रमायुक्त को दरख्वास्त देगा। यानी मालिक से समझौता का प्रयास विफल हो जाने के बाद तब उप श्रमायुक्त को या श्रमायुक्त को दरख्वास्त दिया जाएगा, और उसके बाद फिर तब श्रमायुक्त या उप श्रमायुक्त एम्प्लॉयर को यानी मालिक को और वो कर्मचारी को, दोनों को बुलाएंगे, दोनों को आमने सामने बैठा के समझौता करने का प्रयास करेंगे। समझौता हो गया तो वही मामले का सेटलमेंट हो जाएगा। यदि समझौता नहीं हुआ तो फिर जो है वो सरकार के वो जो श्रमायुक्त या उप श्रमायुक्त होंगे वो सरकार को अपना फेल्योर रिपोर्ट भेज देंगे, और उसके बाद तब सरकार जो है उसको वो जो जिस लेबर कोड को उचित समझेगी उस लेबर कोड को वो मामला भेज देगी। जब सरकार भेजती है तो उसको रेफरेंस कहा जाता है। सरकार ने रेफरेंस कर दिया, वो केस रेफरेंस केस कहा जाता है, तो वो सरकार रिफ़र कर देती है लेबर कोर्ट। इस तरह से लेबर कोर्ट में दो तरह से मुकदमा करने का है। पहले तो दो तरह के लेबर कोर्ट, एक केंद्रीय एक राज्य सरकार। फिर जो है वह दो तरह का, एक जो है वह DL उप श्रमायुक्त या श्रमायुक्त द्वारा भेजा जाता है, और एक जो है वो कर्मचारी खुद जो है वह देता है। तो यह जो है इस तरह से लेबर कोर्ट में मुकदमा होता है। और बकिया चीज़ तो चूँकि विषय बहुत लंबा है, इसको बहुत आसानी से नहीं बताया जा सकता। हाँ, एक एक बिंदु पर एक एक बार में बताया जा सकता है, और मैं प्रयास करूँगा कि अलग अलग बिंदु पर अलग अलग जो है वो मैं बताऊँ। अभी तो फिर इतना है।